हाँ, तो कल हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर मृदुला गर्ग मेरे संग की औरतें। तो हमने पढ़ा कि लेखिका जो है वो अपनी नानी दादी उनके बारे में बताती है, और उसके बाद में वह बताती है कि हमारे घर में एक परदादी भी थी, है ना? ऐसा ही हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने वहां पर जब हम आए थे लास्ट में, तो हमारे स्टोर वाली बात आई थी ना, कि घर में जो है शादी थी, और सब जो है रात्रि औरतें जो है वो रात्रि जगह में मशगूल थी, है ना, उसमें बिजी थी। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि लड़की की गैरबाजी जिस सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गई कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। तो हमने पढ़ा था कि जो परदादी थी वह मंदिर में जाकर के कहती है कि मुझे तो पतोही से पहली लड़की ही चाहिए, और कहते हैं कि परदादी की भगवान से सीधी फैसिलिटी है ना। तो एक दो नहीं, भगवान ने उनकी सीधी बात सुनी और 5 कन्याएं जो है वो एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नानी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। वो चोर होते थे ना, वो भी डर जाते थे। उनको भी लगता था कि इनका तो सीधा भगवान के साथ संपर्क है, तो हम पकड़े जाएंगे। माँ जी और नानी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की कुछ नतीजी हाथ आई थी। अब लेखिका कहती है कि हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रस जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर सब सेंध लगाकर हवेली में घुसा। तो चोर ने भी क्या किया, देखा कि सारे मर्द जो है वो तो बारात में दूसरे गांव की हैं, और औरतें जो है वो सजने बजने में और नाच गाने में जो है मशगूल हुई है। तो उन्होंने क्या किया, हवेली में घुस गए। किसी को खबर ना हुई थी, पर चोर था बदकिस्मत। पता तो नहीं लगा कि कौन आया, पर चोर अब इसमें बदकिस्मत था। क्यों था बदकिस्मत? जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को भी अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी, क्योंकि जो माँ जी थी वो जब औरतें शोर कर रही थी, है ना, और आवाजें आ रही थी, तो उसने क्या किया, जो परदादी थी वो दूसरे कमरे में जाकर के सो गई थी कि शोर डिस्टर्ब ना करे। चोर बेचारा तमाम जिगरा दिमाग दिखाकर दिखलाकर उतरा था। अब चोर जो था उसने तमाम जिगरा किया, मतलब पूरा एकदम अपनी सेटिंग की थी कि अब मैं आराम से चोरी कर सकता हूँ, ऐसा अपने दिमाग में डाल करके उतरा। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी कुर्सी जगह बदल लेगी। और वो भी ये सोचने लगा कि उसे लगा कि जहां पर वो बैठती कुर्सी वहीं पर होगी, पर उसने जगह बदल ली। खैर, बुढ़ापे की नींद शहरी चोर के दबे पांवों की आहट से ही खुल गई। बुढ़ापे में नींद आना जो है वो कम हो जाता है, और जैसे ही चोर के दबे पांवों की वो छिप करके आ रहा था और उसके पैरों की आहट सुनी, तो उसकी नींद खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। माँ जी ने आराम से पूछा, क्योंकि शादी में बहुत सारे लोग आए थे। जी मैं चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। जी मैं चोर ने, अब देखो जी मैं, अब हम जवाब देते ना कई बार, घर के बाहर कोई जाता है तो पूछता कौन, तो कि मैं, है ना। तो एक पारंपरिक यह असंगत का जवाब है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। और चोर ने युगों से चले आ रहे पारंपरिक और असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। माँ जी ने क्या कहा? पानी पिला। जी मैं चोर झिझक कर रह गया। अब चोर जो है वो थोड़ा सा डर गया, झिझक गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख रही थी, लोटा खाली था। और माँ जी जो है वो बिस्तर में के पास में जो लोटा था पानी का, वो खाली था। वो देख चुकी थी। ऐसा कर उन्होंने कहा, ऐसा देख करके उन्होंने कहा कि यह लोटा ले आए और कुएं से पानी भर ला, पर बेस कपड़ा कसकर बांधे रखे और तरीके से छानिए। अब यहाँ पे आप एकदम ध्यान से देखिए क्या बात है कि लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। जो माजी थी उसने कहा कि लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखे और तरीके से छानिए। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि इसमें इसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान ने उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। सबको पता था गांव के अंदर की जो माजी है उनका भगवान से सीधा कनेक्शन है। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन ना हुआ। उसे ऐसे लगा कि बुढ़िया जो है वो भांग छानती होगी, ऐसा उसे यकीन जो है वो नहीं हुआ। इसी से कुछ हैरान और परेशान हो, कहा जल्दी कर भाई,
तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर जो है वो सच कह गया। अब वो डर गया और वो जो है सच कह दिया कि मैं तो चोर हूँ। अब हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर धरियो। कहाँ न रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं। अब वो जो चोर है वो कहता है कि आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? तो वो दादी जो माँ जी होती है वो कहती है, कहाँ न रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन डरा है जो पिलाएगा? वो कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा कौन है जो मुझे पानी पिलाएगा? भगवान वही कहीं उसके बराबर में डरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया। और सबको ये खबर थी, चोर को भी ये खबर थी कि भगवान और माँ जी का जो है वो सीधा संपर्क है। तो वो ऐसा देख करके थोड़ा सा जो है वो डरने लग गया। तब माँ जी ने तब माँ जी ने क्या कहा कि लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा कि एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती, है ना। अब एक लोटे से पानी पी लिया तो माँ जी यह कहती है, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। तब रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा, है ना। अब वहां पर क्या हुआ, उसको बेटे की जो है श्रेणी दे दी गई थी, तो उसे ऐसा लगा अब खानदानी विरासत कही या दीवानियों का प्रकोप, उन दो की बुढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उठती और दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाक रोमानी ही रही। तो यहाँ पर इतनी बात हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, या कहना चाहिए जब आजादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खांसा जानलेवा रोग माना जाता था। जब टाइफाइड किसी के अगर हो जाता था तो वो जान लेने वाला रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में जो है वो शिरकत करने की इजाजत नहीं दी कि आपको वहां पर नहीं जाना है। ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, तो जो है मैं वहां पर, क्योंकि डॉक्टर जो है वो नाना के परम मित्र थे, है ना, उनके पक्के फ्रेंड थे, तो इससे ज्यादा नाना थे। इसलिए हमारे पिताजी जो बाद में सत्ताधारी से लड़ते गिरते फिरते थे, उसके साथ गए। मैं बदस्तूर रोती तलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया की टूट जाने पर रोया होगा? मेरी तब उम्र 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहल थी और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे बरस काराम जोग उपन्यास पकड़ा गए। अब जो पिताजी हैं वो भी परेशान हो गए थे मुझसे और उन्होंने मुझे एक ब्रदर काराम जोग नाम का उपन्यास पकड़ा दिया। किताबें जो पढ़ने का मुझे निराश था, निराश मतलब शौक था, है ना। तो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी प्राणी जो है सब पलायन कर चुके थे, सब जा चुके थे और पिताजी जो है वो दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। इसलिए पिताजी जो है वो किताब पकड़ा करके चले गए। उसके बाद में क्या हुआ देखो कि अब मोहलत किताब में इतनी मशगूल हो गई कि मोहलत नहीं दी गई। उस वक्त ब्रदर्स का नाम जो उपन्यास था, मुझे देने में क्या फिक्र थी। अब ये सृष्टि है कि उस समय मुझे पिताजी ने ऐसे दी, तब तो मेरी ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि मैं छोटी थी। किताब कितनी समझ में आई, है ना, किताब कितनी समझ में आई वह अभी तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़मड़ हो गए। गड़मड़ मतलब गुलमुल गए थे। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंटस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन। मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां वक्त गुलाब। देखो यहाँ पर जो लेखक है, जो लेखिका थी,
वो यह कहना चाहती है कि मतलब वो उस समय मुझे यह किताब जब मेरे पिताजी ने उपन्यास दिया तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों दी गई है, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उम्र में बढ़ती गई वैसे वैसे उसके भाव को जो है वो प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कट गुलाब उपन्यास के कई अंश, इस प्रकार से उसने कई उपन्यास जो है वो पढ़े थे। उसके बाद में देखिए माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। थोड़ा सा हमारे समाज में माना जाता है कि लड़कियां हैं तो लेट नाइट में बाहर नहीं निकलना, आपको ये ऐसे नहीं रहना, इससे बात नहीं करनी, परंतु यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब वो 4 बहनें थी और लड़की होने के नाते उनमें कोई हीन भावना नहीं थी। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजिल भगत थी। तो यहाँ पर लेखिका की जो बड़ी बहन है उसका नाम है मंजिल भगत। क्या नाम है उस बड़ी बहन का? मंजिल भगत थी। घर का उसका नाम था रानी और बाहर का मंजिल। लेखिका अवतार हुआ मंजिल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, लेखिका स्वयं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया तो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ। जब हमने शुरू किया तो वहां पर नारीवाद, है ना, नारीवाद का मतलब है ना नारीवाद। नारीवाद यहाँ पे क्या हुआ? नारीवाद का मतलब नारियों के बारे में जो है वो चला था। ठीक है, तो उसके बाद में देखो क्या हुआ कि शादी के बाद में नाम बदला, नाम से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, है ना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि भाई नाम बदल दिया तो कुछ होगा, ठीक है। और उसके बाद में लेखिका जो थी वो सेकंड नंबर पे थी और घर का नाम उनका उमा था और बाहर का उनका मृदुला गर्भ पड़ा। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया तो नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद न बदलने का रिवाज इसी ने चलाया था। किसने चलाया था? मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोंगा पति घर घुसू क्यों हो, मतलब आप परंपराओं को भी मानने वाले हो और घर में रहने वाले भी हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। नाम बदलना मतलब 2 नाम होते हैं ना, एक का घर का नाम होता है निकनेम, एक का बाहर का नाम होता है, ऐसे तो लोग पूछते थे कि आपने नाम क्यों बदला, पर इसका कोई जवाब भी नहीं होता था, अभी भी नहीं है। और नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा कि नाम बदल गया तो कोई व्यक्तित्व का जो है नुकसान हुआ है ना। व्यक्तित्व की पहचान व्यवहार से होती है, नाम से नहीं होती है, यहाँ पर यह बात बताई गई है। मैंने नहीं देखा, पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े, है ना। अब वहां पर वो कहते हैं कि 5 बेटियों से आपका नाम नहीं भरा और आप हर बेटी के 2-2 नाम जो है वो रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर जो है उसका नाम चित्रा है। वह नहीं लिखती, उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए था। उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी थी, है ना, इतनी बात जो है वो जमाने की सुनी थी। अब उसके बाद में देखिए क्या हो कि वो कहती है कि खैर उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इसके बात जमाने की सुनी और उनका एक ही नाम रखा, क्योंकि हमेशा कहते रहते थे ना कितनी बेटियां हो गई, उनके भी 2-2 नाम है, तो आपको क्या अभी तक मतलब संतुष्ट नहीं हो क्या? पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी तो उनका एक नाम ही रख दिया, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। 5 बहनों के बाद में एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर इसमें जा सके। अचला मुझसे 8 साल छोटी, मुझसे मजे लेखिका थे और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। तो अब उसके बाद में हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता,
इस सत्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा कि मुझे कोई पढ़ता नहीं है। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2 4 नहीं होना पड़ता। अब हिंदी आलोचना, अब क्या करते हैं बच्चे जो है वो कई बार हिंदी से ऐसा लगता है कि अब उबाऊ हो चुके हैं, तो उसकी आलोचना ही करने लग जाते हैं। तो ऐसा उसे लगता था कि चलो अच्छा है कि हिंदी आलोचना तो नहीं होती। खैर मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजूर से कहा था, कोई दम नहीं जिसका सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है, पर यहाँ तो हम तेरे तो गेर लेखिका बहने प्रवासी। चौथे नंबर वाली बहनों का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी तक जब गाड़ी और उससे छोटी बहन, है ना, जब छोटी बहन अचला को बस अड्डे लेने जाती तो रेणु उसके बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी। और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग फारिग माने फ्री हो जाती थी, है ना, करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, तो रहती थी उदासीन क्योंकि वह बीमार चल रही थी। पर पिता काफी फिरते घूमते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और दोनों पीछे पीछे पसीने में तर बतर खरामा खरामा धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल की मैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार होकर जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई अगर मुझे कोई यकीन आ गया कि हाँ, अब वो पूछती है कि क्यों पढ़ने में वो हमेशा ही थोड़ी सी ढीली थी, तो वो कहती है कि ऐसा क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी जो है वो शादी कर पाओगी, ठीक है, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी। तो ये सब बातें जो है वो उनको बताएंगे, इज्जत से देखेंगे वगैरह वगैरह। तर्क कोई विश्वसनीय नहीं लगा उसे, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप से काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत से वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेद करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। मजाक करती है, इत्र माने परफ्यूम, है ना। तीसरे नंबर पर चित्रा है। अब चित्रा की बारी। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा आते थे। शागिर्द जो उससे पढ़ते थे, हम कह सकते हैं चेले भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही तो लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई आती क्यों। उसने कहा मैंने पहले मुलाकात में उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है, तो इसने बात आगे खींची ही नहीं। पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए क्योंकि उसने सोच लिया था, है ना। तो हमसे सबसे छोटी जो बहन थी अचला, काफी दिनों तक कुछ कम चुस्की मालूम पड़ती रहती रही कि यह नॉर्मल है, परंतु ऐसा नहीं। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला किया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से उसने शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। जो बाकी बहनें जो लेखिकाएं थी वो चल रही थी, वैसे वो नहीं चल पाई। घर बार में उसका जो मन है वो ज्यादा रुचा नहीं, रुचा मतलब उसे ज्यादा मन नहीं लगा। और मंजूल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का उसको भी जो है वो रोग लग लिया। अब जिसको रोग लगा लिया तो वो तो फिर अब उसी चीज में चलेंगे। एक बात हमसे एक ही रही, घर बार को परंपरागत करके हमने भले न चलाया, उसे तोड़ा भी नहीं। हमने हो सकता है कि नियमों से नहीं चलाया, पर हमने कभी परंपराओं को जो है तोड़ा भी नहीं।
शादी एक बार की है, उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ दी ही नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। कितनी अच्छी बात यहाँ लेखिका ने बताई कि परिस्थितियों से दूर भागने से परिस्थितियां जो है वो दूर नहीं होती, उसका सामना करने से ही दूर होती है। ठीक है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर, अब यहाँ लेखिका जो है वो बता रही है कि शादी के बाद में बिहार के छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग गड़कों में बैठते, अलग अलग सीट पर बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने का शौकीन रही थी। मैंने उनके चरण से हार नहीं मानी, साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए, अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। लेखिका बताती है कि जब मैं वहां पहुंची बागलकोट में तो मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त दी कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा क्योंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे, पर मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपनी इसरार जो है वो जारी रखा, अपना प्रयास जो है वो जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाए कि वह स्कूल अगले 6 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। लेखिका कहती है कि यहाँ पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चे के न पढ़े। अब देखो यहाँ पे कहती है कि किसी की उम्र का ही भरोसा नहीं है, आपको स्कूल 100 साल, तो बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर सोच थी सच। सबसे आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। तो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तीनों जो भाषाएं हैं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल जो है वो वहां पर खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से तो मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां से अनेक मेहनती और कितने लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में वह अलग अलग शहरों के अलग अलग 7 स्कूलों में भी दाखिला पा गए। तो ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से तक के लीक से खिस्सा अपने रास्ते तलाशता रहा। इन सब होने के बाद में जो मेरी बहन रेणु थी उसके मुकाबले नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। उसके बाद में दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले प्रनालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात जो है वो ठप हो जाते हैं। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्ले से, तल्ले मतलब पहला जो भाग होता था, फाइलें जो है वो पानी में तैर आई थी। अगली जगह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु की स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल मतलब आपको पता है ये? जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप खड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी, तो एक इसका हिस्सा जो है वो बरस चुका था और थम गई थी। सड़कों पर पानी था, है ना, और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसे हमने कहा था कि वह बंद, हाँ, चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था, इस बात का कोई दुख नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंची। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। अब देखो उसने कहा कि स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई हूँ, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन जगह जगह पानी से लप लप करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ हो रहा है। इस पूरे पाठ से हमें लेखिका के बारे में पता लगता है कि लेखिका की जो फैमिली थी वो बहुत ही उलझी हुई फैमिली थी। उसे अपनी परंपराओं को निभाने में कोई दिक्कत नहीं थी। उन सारे भाई बहनों को जो परंपराओं के साथ में अपनी जो निजी जिंदगी थी उसको अच्छे से अपना रहे थे।
बस उन्हें वहां पर यही चीज थी कि वो जो घर में भी रह करके अपनी आजादी से भी जीती थी। तो आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। अब आपसे कुछ प्रश्न उत्तर जो है वो मैं डिस्कशन करूंगी। चलो ठीक है, बाय। कल हम प्रश्न उत्तर करेंगे इसके। यस मैम। ओके।